Hello everyone and welcome to English Literature Feed India. The essay that we are going to discuss today is a very influential one by the French literary theorist Roland Barthes, and the name is Death of the Author. Before we begin, if you're new to my channel, please do not forget to subscribe. Let's just directly start with the essay and the summary of the essay. 1967 में लिखा था उन्होंने ये essay. तो स्टार्ट करते हैं वो द डेथ ऑफ द ऑथर एक एग्जाम्पल लेकर, जो कि उन्होंने सैरसीन नाम के नॉवल से लिया है, जो कि फ्रेंच नॉवलिस्ट ऑनोरे डी बाल्जैक ने लिखा था. तो वो वहाँ से एक पैसेज कोट करते हैं उस नॉवल से, और बात हमसे पूछते हैं कि हु स्पीक्स दोज वर्ड्स, कि हीरो ऑफ द नॉवल बोलते हैं वो वर्ड्स या फिर बाल्जैक हिमसेल्फ. तो कहते हैं इफ इट इज़ बाल्जैक तो वो पर्सनली बोल रहे हैं जो वो कोट है उसको, या फिर इज ही स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी. तो बात का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वी कैन नॉट नो हु इज एक्चुअली स्पीकिंग. तो वो प्रोक्लेम करते हैं, बात जो है वो प्रोक्लेम करते हैं कि जो राइटिंग है, द एक्ट ऑफ राइटिंग है, दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरी वॉइस. दैट फार फ्रॉम बीइंग अ पॉजिटिव और क्रिएटिव फोर्स, जो राइटिंग है वो एक्चुअली में एक नेगेटिव, एक वॉइड है, जहाँ पर हमें नहीं पता चल सकता ये किसी भी सर्टेनिटी के साथ कि कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग और हु इज राइटिंग. देन आगे वो कहते हैं कि जो ये हमारा ऑब्सेशन है विद द ऑथर, ये जो है वो एक्चुअली काफी एक मॉडर्न, एक रीसेंट फिनोमिना है, जिसे अगर हम देखें तो वो रेनेसा को ट्रेस बैक किया जा सकता है, जहां पर जो आइडिया था ऑफ द इंडिविजुअल वो डेवलप हो रहा था. As we all know from Renaissance humanism, if you do not know about it, you can watch my video on that. So coming back, तो कहते हैं कि जो ये आइडिया है ऑथर का, this can be traced back to the Renaissance era, जहाँ पर फोकस काफ़ी था ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ द इंडिविजुअल. तो कहता है कि जो लेकिन काफ़ी सारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, दैट इज स्टिल हंग अप ऑन दिस आइडिया ऑफ द ऑथर एज एन इंडिविजुअल, जो कि एक ये पर्टिकुलर वर्क को क्रिएट करता है. सो एज एन एग्जाम्पल, ही सेज के वी कैन डिटेक्ट बॉडीलेयर द मैन इन द नॉवेल्स ऑफ बॉडीलेयर द राइटर. पर कहते हैं कि जो ये सर्च है फॉर अ डेफिनेटिव ओरिजिन या फिर सोर्स ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट, उसका कुछ फायदा नहीं है. अकॉर्डिंग टू बार्ट्स, इट्स लाइक अ वाइल्ड गूस चेज. देन ही सेज के कुछ राइटर्स जैसे कि 19th सेंचुरी फ्रेंच पोएट स्टेफन मलाम, उनके हिसाब से they have sought to remind us अपने वर्क्स के थ्रू कि it is language which speaks to us. ऑथर नहीं, language that speaks to us. He says कि जो ऑथर हैं they should write with a certain impersonality. That is, writing is done by suppressing the author's personality in order to let the work be written. Now he moves away from the traditional idea of the author, and यहाँ पर वो ऑथर को विद द कैपिटल ए लिखना शुरू करते हैं, एज इन जैसे कि वो पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो कि जो ऑथर और एक हायर एंटिटी, फॉर एग्जांपल लाइक गॉड, के बीच में. तो कहते हैं मूविंग अवे फ्रॉम आर ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ द ऑथर, अगर हम इससे मूव अवे करते हैं जो कि हमारा ट्रेडिशनल आइडिया है ऑथर के बारे में, दैट कैन हेल्प अस टू सी जो राइटर और टेक्स्ट के बीच में रिलेशनशिप है उसको एक नई लाइट में, एक नए तरीके से देखने में हेल्प कर सकता है. ट्रेडिशनल व्यू के अकॉर्डिंग जो ऑथर है वो एक पेरेंट की तरह से होता है, जो कि टेक्स्ट को कंसीव करता है जैसे कि एक पेरेंट एक बच्चे को कंसीव करता है. तो जो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑथर है वो नॉवेल या पोएम या प्ले से पहले एग्जिस्ट करता है, एंड देन उसके बाद, क्योंकि ऑथर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके बाद वो लिटरेरी वर्क क्रिएट करता है. लेकिन जो बात का रैडिकल नया तरीका है रिलेशनशिप देखने का दोनों के बीच में, उसके हिसाब से जो राइटर है और जो टेक्स्ट है वो दोनों साथ में इकट्ठा सिमिल्टेनियसली बॉर्न होते हैं. बिकॉज जब भी हम कोई लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं, हम राइटर के साथ एंगेज होते हैं हियर एंड नाउ,
rather than having to go back, for example, let's say 400 years to consider Shakespeare the Renaissance author. उसके हिसाब से जो शेक्सपियर है एज राइटर, ही एग्जिस्ट नाउ इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में हम वो पढ़ रहे हैं, उसके कामों को पढ़ रहे हैं ऑन द पेज इन दिस 21st century. So he says that writing is a performative act which only exists at the moment we read the words on the page, because यही moment है, only this is the moment in which those words are actually given meaning. क्योंकि जिस moment में हम उसको पढ़ रहे हैं, उसी moment में उस text को, उन words को meaning मिलता है through us as readers, जो कि उनको interpret करता है कि क्या उस पेज पर लिखा है. Instead, then he says that we should think of not the author with the capital A but the scripter. तो कहते हैं कि हमें किसी भी वर्क को, किसी भी लिटरेचर के वर्क को एज अ सेक्युलर वर्जन ऑफ अ सेक्रेड टेक्स्ट नहीं देखना चाहिए, जहां पर हम ऑथर को देखें कि वो भगवान की तरह है जिसने टेक्स्ट में कोई एक सिंगल मीनिंग डाला है, कि उस टेक्स्ट का मीनिंग यही था जो ऑथर के अकॉर्डिंग था. ही सेज हमें उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए. उसकी बजाय वो बोलता है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट है, इट इज अ प्लेस वेयर मेनी प्रीवियस वर्क्स ऑफ लिटरेचर ब्लेंड एंड क्लैश, अ होस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस एंड allusions एंड quotations. बोलते हैं कि नन ऑफ देम, बात कहते हैं दैट नन ऑफ देम इज ओरिजिनल. Instead, जो टेक्स्ट है, it is a tissue of quotations. Then finally, बात conclude करते हैं अपना ये ऐसे, ये आर्ग्यू करते हुए कि imposing an author on a text, अगर हम एक टेक्स्ट के ऊपर एक ऑथर को विद द कैपिटल ए अगेन इम्पोज करते हैं, तो वो एक्चुअली उस टेक्स्ट को लिमिट कर देता है, बिकॉज देन हमें उस टेक्स्ट को, उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को वी हैव टू व्यू दैट वर्क इन रिलेशन टू द ऑथर हु रोट इट. उनके हिसाब से अगर हम ये करते हैं, तो जो उसका मीनिंग है, जो लिटरेरी वर्क का मीनिंग है, that must be traced back to the person who produced it. But writing, बात्स के हिसाब से ऐसे काम नहीं करती. उनके हिसाब से जो writing है, it's a tissue of signs which only have meaning when the reader engages with them. जैसे कि मैंने समझाया, जो टेक्स्ट है उसका मीनिंग तभी है जब अगर उसको रीडर पढ़ता है, जिस मोमेंट पे रीडर पढ़ता है, एंड दैट गिव्स मीनिंग टू द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बार्ट्स. उनके हिसाब से जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो उसके ओरिजिन में नहीं है बट उसकी डेस्टिनेशन में है. इट लाइज नॉट in its origin but in its destination, and that in order for the reader of the text to exist and have meaning as a term, we must do away with this idea कि जो author है वो text का meaning determine करता है. And this is what Barthes is trying to say in this particular essay. अब आते हैं हम analysis पर of this essay. जो डेथ ऑफ द ऑथर है, अगेन इट मेक्स अ वेरी कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट अबाउट द वे अ वर्क ऑफ लिटरेचर हैज मीनिंग इन रिलेशन टू इट्स रीडर्स रादर दैन इट्स ऑथर. जैसे कि अगर आप देखें, हम 21वीं सदी में रहने वाले जो रीडर्स हैं, डिकिंस अगर हम पढ़ते हैं, तो वी आर नॉट द सेम पीपल एज द विक्टोरियंस जिन्होंने उनका काम पढ़ा था व्हेन ही वाज अलाइव, फॉर इंस्टेंस. तो जो वर्ड्स हैं, देयर मीनिंग्स चेंज ओवर टाइम एंड दे टेक ऑन न्यू मीनिंग्स. लेकिन वी कैन काउंटर जो बात का आर्ग्यूमेंट है बाय मेकिंग अ कपल ऑफ पॉइंट्स. तो जो सबसे पहला वाला है, इट्स परहैप्स अ वेरी ऑब्वियस वन, कि इट नीड नॉट बी एन ईदर और. जो ये बाइनरी है ईदर और की, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो कि बर्थ ऑफ द रीडर, इसका मतलब ये नहीं है कि बर्थ ऑफ द रीडर हैज़ टू कम एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर. नाउ सेकेंड पॉइंट, जब वो बोलते हैं कि लिटरेचर इज जस्ट अ मियर टिश्यू ऑफ साइंस, तो अगर हम ऐसे देखते हैं लिटरेचर को, देन इट्स it threatens to put literature on the same level, for example like a telephone directory. क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, अगर आप telephone directory देखते हैं, तो it's just it's just similar words, names and numbers. Even that is not original. तो क्या वो दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं? Of course not. क्योंकि जो works of literature हैं, of course अगर वो familiar words को use करते हैं या familiar phrases को use करते भी हैं, but जो great works of art हैं, they put these words and these signs into new combinations. और वो
कॉम्बिनेशंस और वो जो परम्यूटेशंस होते हैं उनको अगर हम यहाँ पर यूज करें तो उनको अलग अलग यूज तरीके से कंबाइन करके देयर इज एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विच कैन क्रिएट न्यू मीनिंग्स फॉर अस। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो वी माइट व्यू जो कि रिलेशनशिप है ऑथर, टेक्स्ट और रीडर के बीच में एज अ ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप रादर देन अ बाइपार्टाइट वन, एज इन जो तीनों एलिमेंट्स हैं ऑथर, टेक्स्ट और रीडर तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं इन क्रिएटिंग द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। अगेन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई पोएम दूं और उन्हें ना बताऊं उसके ऑथर के बारे में, तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे कैन एनालाइज पोएम का लैंग्वेज एंड दे कैन ट्राई टू डिटरमिन द मीनिंग। बट अगर मैं उनको ऑथर के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूं, उनको उसके बारे में या फिर ऑलरेडी पता हो और उसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता हो, तो इट may help to reveal new meanings which are important in understanding the text. So we do need to bear in mind who wrote a text and how that might be significant in creating its meaning. But we also need to acknowledge कि एक बार जब वो text लिखा गया and it's out there in the world, it is no longer solely the property of the author who wrote it, बट उसका जो मीनिंग है इट इज ऑल्सो जनरेटेड बाय दोज हु रीड इट। सी बार्थ जो है वो क्रिटिक करते हैं द आइडिया ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ट्रूथ जो कि हम एक ऑथर के साथ एसोसिएट करते हैं। ये जो अप्रोच है ऑफ गिविंग एक्सेसिव अथॉरिटी टू द ऑथर, उनके हिसाब से इट हैज़ वेरियस प्रॉब्लम्स। ये जो अप्रोच है इट मेक्स अस टेक द बायोग्राफिकल अप्रोच टू रीड द टेक्स्ट। उनके हिसाब से ये वाली जो अप्रोच है इट हैज़ टू प्रॉब्लम्स। वन, कि वो फॉल्सली अज्यूम करती है कि वन कैन अनकवर द इंटेंशंस ऑफ द ऑथर, एंड सेकेंड दैट देयर इज अ फिक्स्ड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट विच वन शुड ट्राई टू फाइंड। बात इस चीज को क्रिटिक करते हैं by suggesting कि one should not see the author as some sort of a divine creator who creates the meaning or text out of nothing, but rather as a sort of a collage maker जो कि who is putting together various pre-existing thoughts and ideas in a unique and skillful way. And like we discussed, तो वो जो बोलते हैं कि ये जो importance author को दिया जाता है as an original creator, that is quite recent as in earlier times के जो पुराने times में like at the time of the Greeks जो focus था it was more on the narrative techniques और text को कैसे present किया जाता है बजाय उसके ओरिजिनल प्लॉट के ऊपर, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट थे उस टाइम पर दे वर कमिंग फ्रॉम द सेम मिथोलॉजिकल स्टोरीज जो कि डिफरेंट वेज में प्रेजेंट की जाती थी बाय डिफरेंट ऑथर्स। तो देयरफॉर जो बात है थ्रू दिस एसे ही शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम द ऑथर टू द रीडर। जो बात है he is not interested in the true meaning of the text because उनके हिसाब से ऐसा कुछ होता ही नहीं है। there is no true meaning of the text। जो रीडर और ऑथर दोनों हैं वो अपने साथ प्री कंसीव्ड नॉलेज और आइडियाज लेकर आते हैं that they have of certain things जो कि अफेक्ट करता है their reading of the text। So there could be as different ways of reading and interpreting a text as there are number of readers। तो जो बात है वो अपने ऐसे के एंड में स्टेट करते हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं in proclaiming the birth of the reader rather than in the death of the author। And this is how the essay ends। I hope it was clear to you। Please like and comment on the video. If you're new to my channel, do not forget to subscribe. You can also follow me on my Instagram. Thank you.